ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और राष्ट्रपति से ही उद्घाटन करवाने की मांग की है। 3 देशों की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में बहुमत की सरकार है, इसलिए दुनिया हमारी बात को गंभीरता से सुनती है। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी समर्थन मिल गया है और पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान समेत 80 लोगों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद उनके विदेश जाने पर रोक लग गई है। आगे बढ़ेंगे। 6 दिनों में 3 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। बेहद कामयाब विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा किया गया और नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिला। तो अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पीएम मोदी के लिए मंच सज गया। वापस आने पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे का अनुभव सुनाने के बहाने नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की जिद पर अड़े विपक्ष के सामने आईना रख दिया। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। जाहिर है देश में नई संसद के बहाने विपक्ष की बहिष्कार वाली राजनीति प्रधानमंत्री को रास नहीं आ रही और इसीलिए देश लौटते ही उन्होंने सार्वजनिक मंच से संकेतों में ही सही विपक्ष के रुख पर आपत्ति जताई और इशारों में इसे गुलामी की मानसिकता से जोड़ते हुए हिम्मत से बात करने की नसीहत दी। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहीं भी विपक्ष या नई संसद का नाम नहीं लिया और दुनिया भर में भारत की धमक का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। चूंकि 3 देशों के विदेश दौरे पर भारत सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया गया, इसलिए वतन वापसी के बाद उनके फैसलों पर विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे, पीएम मोदी ने उसकी याद भी दिलाई। जिसकी एक वजह पापुआ न्यू गिनी में दिखी वो तस्वीर भी रही जब वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी का स्वागत करने के दौरान उनके पैर छू लिए। जयशंकर जी बता रहे थे, हमारे विदेश मंत्री, वे लैटिन अमेरिका के देशों में गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा लैटिन अमेरिका के देशों का अनुभव बिल्कुल नया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लोगों को कभी कुछ इंडिया नाम भी मालूम नहीं है, भारत मालूम नहीं है, ज्यादातर वो ऐसे दाढ़ी दिखाते हैं और कहते हैं बोले हमको वैक्सीन मिला, हम बच गए। उसके बाद उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर विपक्ष के नजरिए पर चोट की। जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी? ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जनता का आभार जताया। चूंकि पीएम मोदी के बेहद कामयाब विदेश दौरे की एक से बढ़कर एक तस्वीर दुनिया ने देखी, इसीलिए उन तस्वीरों का असर दिल्ली की जनता पर भी दिखा
और उत्साहित लोग, बीजेपी कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री के विशेष विमान के देश की सरहद में पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के बाहर जमा होने लगे। फिर तो तड़के 3 बजे से ही एयरपोर्ट के बाहर मेले जैसा नजारा देखने को मिला और हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहरा उठा। नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी की खुशी में एयरपोर्ट के बाहर भी भांगड़ा शुरू हो गया। और धीरे धीरे छोटे भारत की संस्कृति सड़क पर ही छाने लगी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंची भीड़ में हर समुदाय के लोग नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने और उनके स्वागत के लिए आम जनता से लेकर बीजेपी के कई नेता देर रात ही एयरपोर्ट के बाहर नजर आने लगे। तो सुबह प्रधानमंत्री के विमान के पहुंचने से पहले पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के कई सांसद एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए। जैसे ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर निकले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और बाहर खड़े लोगों की भीड़ ने मोदी मोदी नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जाहिर है लोग पीएम मोदी की जुबानी उनके अनुभव सुनना चाह रहे थे। हालात को भांपकर नड्डा ने अपना भाषण जल्द समाप्त किया, लेकिन पीएम मोदी से पहले उनसे जुड़े रोचक अनुभव सुनाने बतौर गवाह विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पर आ गए। जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी की उस खास तस्वीर से जुड़ी अंदर की बात बताई जो दुनिया नहीं जानती। जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो एस जयशंकर ने न केवल विदेश मंत्री बल्कि एक गवाह की हैसियत से आंखों देखी घटनाओं का ब्यौरा दिया और बताया कि आज की दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को किस नजरिए से देखती है। साथ ही जयशंकर ने यह भी दावा किया कि बीते 45 साल से लगातार विदेश नीति देखने के बावजूद वो ऐसे लम्हों के साक्षी पहले कभी नहीं दिखे। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मोदी को बॉस कहे जाने के पीछे की कहानी सुनाई। उनके वो स्पीच में था नहीं, उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूँ, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। साफ तौर पर विदेश मंत्री ने इन दो घटनाओं का जिक्र कर भारत के एक बार फिर विश्व गुरु के रास्ते पर बढ़ने का दावा किया। इसके बाद एस जयशंकर ने तीसरी घटना से जुड़ी अंदर की कहानी सुनाई, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से जुड़ी है, जिसमें वो पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते बताए गए थे। जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है। जयशंकर के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट पीएम मोदी के ऑटोग्राफ के मुद्दे पर गंभीर थे और इसकी वजह उनकी दुनिया के दूसरे नेताओं की तुलना में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होना बताया गया। जम्मू कश्मीर में एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। सड़क की दूसरी ओर से आ रहे ट्रक ने अचानक अपना बैलेंस खो दिया और सीआरपीएफ की गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। पटना के रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में ग्रेजुएशन की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल की गई।
परीक्षा केंद्र में मोबाइल और चीटिंग के लिए लाए गए पर्चों के साथ स्टूडेंट परीक्षा देते नजर आए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बिजनौर में चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई। आग से लाखों रुपए की कार कबाड़ में तब्दील हो गई। कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग भारत की तरक्की से जलते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी से डरे इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा विकास किया है। इन्हीं लोगों में से एक है पाकिस्तान के व्यवसायी आबिद अली। आबिद अली की माने तो ये मोदी का करिश्मा ही है कि दुनिया का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा देश भी उन्हें सलाम करता है, उनका सम्मान करता है। अगर आप भी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको किसी टैबलेट या कैप्सूल का पूरा पत्ता यानी कि पूरी स्ट्रिप नहीं खरीदनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर किसी मरीज को 2 से 4 दिन के लिए ही कोई दवा खाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब मरीज दवा लेने पहुंचता है तो केमिस्ट उसे कुछ टैबलेट देने की बजाय पूरा पत्ता खरीदने को कहता है। केमिस्ट की दलील होती है कि फला दवा का पत्ता काट कर नहीं दे सकते, पूरा ही खरीदना होगा। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जिससे ग्राहकों को बेवजह किसी दवा का पूरा पत्ता नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके लिए हर टैबलेट या कैप्सूल पर दवा बनने और उसकी एक्सपायरी डेट लिखने को कहा जा सकता है, या फिर हर टैबलेट या कैप्सूल पर QR कोड लगाने का भी प्रस्ताव है, ताकि उसके जरिए हर टैबलेट की पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही दवा की स्ट्रिप या पूरे पत्ते की पैकेजिंग ऐसी की जाए कि उसे फाड़ने या काटने में कोई दिक्कत ना आए। सरकार का कहना है कि इससे ग्राहकों का आर्थिक बोझ कम होने के साथ साथ दवाओं की बर्बादी पर भी रोक लगेगी, क्योंकि अक्सर कुछ गोलियां खाने के बाद लोग बाकी बची दवा को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में एक अजब गजब नजारा देखने को मिला। यहां मुस्लिम नेता पर दिग्विजय सिंह भड़क गए और फिर अपमानित करते हुए मुस्लिम नेता को मंच से नीचे उतार दिया। क्योंकि मंच में तय व्यवस्था के अनुसार वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और महिला प्रमुख को बैठना था, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष और पार्षद मोहम्मद अबरार भी मंच पर पहुंच गए और उन्हें देखकर दिग्विजय सिंह ने मंच से ही सवाल पूछ लिया कि ये कौन है और वहां कैसे बैठे हैं। ये क्या कांग्रेस का दिग्विजय सिंह के इतना कहते ही मुस्लिम नेता मोहम्मद अबरार भड़क गए और उन्होंने ये कहते हुए मंच छोड़ दिया कि आपको अल्पसंख्यकों की जरूरत नहीं। ऐसा ठीक है, आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। अरे क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात करते हो तुम? मुस्लिम नेता के मंच छोड़कर जाने पर बैठक में कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस दौरान भी किसी नेता ने अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष अबरार को रोकने की कोशिश नहीं की और वो कुछ ही सेकंड में बैठक हॉल से बाहर निकल गए। लेकिन बैठक हॉल से बाहर निकलते ही अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अबरार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई और यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस में अल्पसंख्यकों की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं, उसके बाद में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष के लिए वहाँ अंदर कोई जगह नहीं है। गुस्से में तिलमिलाए मोहम्मद अबरार ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया के युग में बात दूर तक जाएगी और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। दिग्विजय सिंह और मुस्लिम नेता मोहम्मद अबरार के बीच मंच पे बैठने को लेकर हुई नोकझोंक का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए सफाई दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि किसी से नाराजगी नहीं है और सब कुछ पहले से तय था कि किसे कहां बैठना है। पुणे में लकड़ी के गोदाम में आग लगने के बाद कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के पुणे में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से आसपास के कई मकान और दुकानें भी जल गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के पटना जिले में स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। क्लासरूम में शुरू हुई मारपीट गांव के खेतों तक पहुंच गई। राजस्थान के कोटा में एक बार फिर कोचिंग कर रहे स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। मृतक स्टूडेंट नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या की वजह की जांच की जा रही है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए भाग रहा युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस को घेरा, सड़क जाम भी कर दी। 2.5 साल के रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होना है, लेकिन विपक्ष के 19 दलों ने इसके उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अपने इस फैसले के लिए उनका अपना ही तर्क है और बहिष्कार में शामिल ज्यादातर दल नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग पर अड़ गए। बिहार में महागठबंधन में शामिल जेडीयू और राज्य सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी के हाथों नई संसद भवन के उद्घाटन को उनका महिमा मंडन करार दिया। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के सिर्फ एक व्यक्ति के महिमा मंडन का आयोजन हो रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की भी राय कुछ ऐसी ही रही। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि देश के सबसे बड़े जुडिशियल कैंपस का रांची में राष्ट्रपति मुर्मू उद्घाटन करती हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक आदमी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संवैधानिक हक देने से इनकार कर दिया। जाहिर है, नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर कांग्रेस सहित बहिष्कार से जुड़े विपक्ष के तमाम दलों के तेवर तल्ख हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी दिखे और ये सभी दल तर्कों के जरिए ये साबित करने की कोशिश करते दिखे कि नई संसद भवन के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति के सिवाय किसी और को नहीं है। जिसका सबसे बड़ा मुकाम है पार्लियामेंट का, इसका इफ्ताह भी वही करे जिसको हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं। लेफ्ट के नेता डी राजा ने तो सरकार पर जानबूझकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। The foundation was laid down by Prime Minister. The then President Ms. Kovind was not invited. Now the building is going to be open, and the present President, Mr. Murmu, Madam Murmu, is not invited. वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति को इस आयोजन में नहीं बुलाए जाने की वजह भी बता डाली। उद्घाटन करने वाला मुख्य अतिथि कोई दूसरा हो तो राष्ट्रपति नहीं बुलाया जा सकता। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जहां राष्ट्रपति हों वो राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि होंगे। इन दावों के बीच एक अलग आवाज कांग्रेस से ही आई, जिसके नेता प्रमोद कृष्णम विपक्ष को इस तल्खी और बहिष्कार के मुद्दे पर नसीहत देते दिखे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। निश्चित रूप से विपक्ष के कुछ नेता भले ही खुलकर नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के फैसले से वो खुश नहीं है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे के बहाने एकजुट होने की कोशिश करती दिखी, तो एनडीए ने भी इस मुद्दे पर विरोधी दलों पर निशाना साधा। इस बीच जी न्यूज के कैमरे ने नए संसद भवन की पहली तस्वीर कैद की, जो बेहद भव्य और देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर देने वाली थी। देश के प्रतीकों और इतिहास को समेटने वाली इस इमारत में सत्यमेव जयते का उद्घोष भी दिखा। हालांकि सियासत की चाल बनी रही और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आ गया। कभी राम मंदिर का विरोध कर चुके केजरीवाल ने लिखा कि राम मंदिर के शिलान्यास और संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर तब के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, अब राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया जाने से SC/ST समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ माना जाता है। जाहिर है ये सियासी पैतरा है, लेकिन ऐसे बयानों के खिलाफ बीएसपी प्रमुख मायावती सामने आई और मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के फैसले को तो गलत बताया ही, साथ ही इसे आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ने को भी गलत करार दिया। मायावती ने पीएम के हाथों नई इमारत के उद्घाटन को सही फैसला बताया। इस बीच बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गई है और बीजेपी के कई नेताओं ने संसद भवन को सियासत में घसीटने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि नई संसद भवन बनाने का जो काम पुरानी सरकारों को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। अब मोदी सरकार ने ऐसा किया तो ये दोहरे चरित्र दिखा रहे हैं। तो ये विपक्षी दलों का दिवालियापन है, दोगलापन है, पाखंड है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विधानसभा भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम में राज्यपाल को नहीं बुलाए जाने पर सवाल खड़े किए। गांधी को बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया, भूपेश बघेल खुद थे और सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उन्होंने भूमि पूजन किया। यहाँ के गवर्नर जो अनुसूचित जनजाति की है, उन गवर्नर को न पूछा गया न बताया गया। तमाम बीजेपी नेताओं ने संसद भवन को विवाद से परे और लोकतंत्र का मंदिर माना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये को लेकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम बताया।
कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के ऐलान पर एनडीए की प्रतिक्रिया भी सामने आई। विरोध करने वाले विरोधी दलों के रुख पर एनडीए ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान केवल अपमानजनक ही नहीं है बल्कि ये हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्य का घोर अपमान है। बयान में यह भी कहा गया कि विपक्ष ने बीते 9 साल में संसदीय प्रक्रियाओं का कोई सम्मान नहीं किया। इस दौरान विपक्ष ने संसद के सत्रों में बाधा डाली और सदन का बॉयकॉट भी किया, जो संसद के प्रति विपक्ष का घोर अनादर और बौद्धिक दिवालियापन को तो दिखाता ही है, साथ ही अपने संसदीय कर्तव्यों के प्रति खतरनाक रवैये का भी प्रदर्शन करता है। बयान में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के खिलाफ विपक्ष के रुख को उनका अपमान बताया गया और विपक्षी दलों से नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब से हिंदू राष्ट्र पर बात कही है तब से उनके खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। पिछले दिनों उनको परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी मिली, जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और बागेश्वर बाबा को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने बागेश्वर बाबा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। पूरे देश के अंदर जिस तरह से लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग महाराज जी, बागेश्वर जी महाराज के प्रवचन में आते हैं, हमारी दायित्व है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना। मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को एक लेटर भी जारी किया जिसमें कहा गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस भी राज्य में आए वहां उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस संभालती थी, लेकिन उनकी कथा और सभाओं में भारी भीड़ उनके विरोधियों की गिनती बढ़ते देख राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल किए जाएंगे, जिसमें 1 या 2 कमांडो के साथ 8 जवान शामिल हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान तैनात होते हैं, जो दिन रात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में 2 पीएसओ यानी 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात किए जाएंगे। आमतौर पर वाई कैटेगरी की सुरक्षा ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसकी जान पर संकट हो या फिर उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने मंच से हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का मुद्दा उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जिस भी राज्य में कथा सुनाने जाएंगे वहां उनकी सुरक्षा में जवानों का घेरा तैनात रहेगा। पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर रोज नई मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने अंदरूनी मसले सुलझाने की बजाय भारत के खिलाफ साजिश रचने में बिजी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारतीय रक्षा संस्थानों में काम करने वाले अधिकारियों और जवानों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप ऑपरेशन चला रही है। इसके लिए आईएसआई ने लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे शहरों में कॉल सेंटर्स बनाए हैं, जहां से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए भारतीय रक्षा संस्थानों के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक की गिरफ्तारी के बाद आईएसआई के हनी ट्रैप रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। हनी ट्रैप ऑपरेशन के लिए आईएसआई ने सैकड़ों की तादाद में लड़कियों की भर्ती की है। आईएसआई ने अपने कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव नाम दिया है। इन लड़कियों को भारतीय लड़कियों की तरह हिंदी और अंग्रेजी में बात करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि कॉल के दौरान भारतीय अधिकारियों को उन पर शक न हो और वो उनके झांसे में न आए। अमेरिका और साउथ कोरिया ने अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर अब तक का अपना सबसे बड़ा लाइव फायर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 2000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया है। लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में रोमानिया और पुर्तगाल के फाइटर जेट्स ने नेटो के मिशन में हिस्सा लिया। F-16 फाइटर जेट्स की क्षमताओं का परीक्षण किया गया। स्पेन के बार्सिलोना क्षेत्र में बर्फ और बारिश की वजह से कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। बर्फ को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
क्वींस ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से जाने जाने वाली मशहूर अमेरिकी सिंगर टीना टर्नर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। व्हाइट हाउस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल से दिल्ली लाया गया है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की सरेआम हुई हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की जान को भी खतरा बताया जा रहा है। इसीलिए दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की टीम अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सफेद कुर्ता पैजामा पहने बिश्नोई हाथ में काले रंग का बैग लेकर पुलिस के घेरे में चलता दिखाई दिया। इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस की बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया। इस गाड़ी में गोलियां और ग्रेनेड हमले का भी कोई असर नहीं होता। इसी से समझा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्क है। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो तिहाड़ जेल में गैंग वॉर की आशंका भी बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को पहले तिहाड़ जेल में रखने की योजना थी, लेकिन तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद वहां की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। चूंकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी गैंग के सदस्य शामिल थे, इसलिए आशंका जताई जा रही थी कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ में रखा गया तो टिल्लू के साथ ही उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया और बिश्नोई गोगी गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इस दुश्मनी के चक्कर में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस का करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा भी शामिल है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फिलहाल गैंगस्टर्स के 2 गठजोड़ सक्रिय हैं। एक गठजोड़ की अगुवाई लॉरेंस बिश्नोई करता है, जिसमें उसके अलावा संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग, जितेंद्र गोगी गैंग, राजस्थान का आनंदपाल गैंग और सुब्बे गुर्जर गैंग शामिल है। इनमें से जितेंद्र गोगी और आनंदपाल मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके गैंग के गुर्गे अभी तक लॉरेंस के साथ हैं। गैंगस्टर्स के दूसरे गठजोड़ का सरगना है दविंदर बम्बीहा, जिसमें उसके अलावा नीरज बवानिया गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, संदीप ढिल्लू गैंग और हरियाणा का कौशल जाट गैंग शामिल है। इनमें से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या 2 मई को तिहाड़ में लॉरेंस और गोगी गैंग के गुर्गों ने कर दी थी। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से पहले 14 अप्रैल को तिहाड़ जेल के भीतर लॉरेंस के साथी प्रिंस तेवतिया की हत्या भी कर दी गई थी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तमाम राज्यों की पुलिस और एनआईए जैसी जांच एजेंसियां रडार पर हैं और उसे रिमांड पर लेकर कई राज्यों की पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। और अब लंबे अरसे बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर दिल्ली की जेल पहुंचा है, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसे रिमांड पर लेकर एक केस में पूछताछ करेगी। लेकिन रिमांड मिलने से पहले और खत्म होने के बाद लॉरेंस दिल्ली की मंडोली जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में ही रहेगा। उस पर मंडराते हुए खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस उसकी पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई पर जान का खतरा लगातार मंडरा रहा है, इसलिए उसकी सुरक्षा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सूत्रों की माने तो जब शुक्रवार को लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सबसे पहले उसे पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट के लॉकअप में लाया जाएगा और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के दिल्ली पहुंचने के साथ ही जेल के अंदर और बाहर गैंगवॉर का नया एक दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस कई चौंकाने वाले कबूलनामे कर चुका है। जी न्यूज के पास उस कबूलनामे की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें उसने बताया कि उसका पहला और सबसे बड़ा टारगेट बॉलीवुड एक्टर सलमान खान है। बिश्नोई का दूसरा टारगेट है शगुनप्रीत सिंह, जो कि मारे जा चुके सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है। लॉरेंस का तीसरा टारगेट मनदीप धालीवाल है, जो कि गैंगस्टर लकी पटियाल के लिए काम करता है। एनआईए की पूछताछ में बिश्नोई ने बताया था कि 2021 में उसने कनाडा में छिपे गोल्डी बड़ार के जरिए 2 जिगाना पिस्टल मंगवाई थी। बिश्नोई ने वो दोनों पिस्टल जितेंद्र गोगी गैंग को दी थी और माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों पिस्टल का इस्तेमाल प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में हुआ था, क्योंकि पकड़े गए हमलावरों में से एक सनी सिंह ने बताया कि गोगी गैंग ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए उसे जिगाना पिस्टल दी थी, लेकिन टिल्लू को मारने की बजाय सनी वो पिस्टल लेकर भाग निकला और बाद में उसका इस्तेमाल अतीक की हत्या में किया गया। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ एनसीपी का समर्थन मांगा।
आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल जब शरद पवार के घर पहुंचे तब उन्हें रिसीव करने के लिए खुद अजित पवार बाहर आए। मुलाकात के बाद शरद पवार ने राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने का वादा किया। इन पॉलिटिकल पार्टी जो नॉन बीजेपी है उनके साथ बात करें, उनको कन्विंस करने के लिए सुझाव दे दे और इनका सहयोग अरविंद जी को मिलेगा, इस पर ध्यान देना हमारा फर्ज है, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजू जनता हो। शरद पवार का समर्थन मिलने पर केजरीवाल ने उनका धन्यवाद किया। एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। पवार से मिलने से पहले अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे और कोलकाता में कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और इस बीच WHO ने नए वायरस का अलर्ट भी जारी कर दिया है। WHO के चीफ टेड्रोस गैब्रियेसस ने चेतावनी दी है कि दुनिया को कोरोना से भी ज्यादा घातक वायरस के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जिसके उभरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एक और वेरिएंट के फैलने की आशंका है जो बीमारी के नए पीक के साथ मौत का कारण बन सकता है। ऐसे में WHO ने कोरोना से सावधान रहने की अपील की है क्योंकि कोरोना के मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं चीन में 1 अप्रैल के बाद से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जून के अंत तक वहां एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हो सकता है। स्वास्थ्य सलाहकारों का मानना है कि चीन में जून के महीने में संक्रमण इतना बढ़ सकता है कि वहां एक हफ्ते में कोरोना के 6 करोड़ 50 लाख केस सामने आ सकते हैं। कोरोना के मंडराते खतरे को देखते हुए चीन वैक्सीन का स्टॉक बढ़ाने में भी जुट गया है। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे को लेकर मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही रैंक पर 2 कैंडिडेट अपना दावा कर रही हैं और दोनों का नाम भी आयशा ही है। सिविल सर्विसेज परीक्षा की 184वीं रैंक पर दावा करने वाली एक आयशा फातिमा मध्य प्रदेश के देवास की है और दूसरी आयशा मकरानी अलीराजपुर से है। जब दोनों के एडमिट कार्ड देखे गए तो पता चला कि उनके रोल नंबर भी एक है, लेकिन अलीराजपुर वाली आयशा के एडमिट कार्ड में कुछ गलतियां थी। देवास की आयशा के एडमिट कार्ड पर QR कोड है, जिसे स्कैन करने पर वही जानकारी सामने आ रही है जो एडमिट कार्ड में लिखी है, जबकि अलीराजपुर वाली आयशा के एडमिट कार्ड पर QR कोड ही नहीं है। देवास वाली आयशा के एडमिट कार्ड पर यूपीएससी का वोटर मार्क भी है, लेकिन अलीराजपुर वाली आयशा का एडमिट कार्ड सादे कागज पर लिए गए प्रिंट आउट जैसा है। दोनों के एडमिट कार्ड में इंटरव्यू की तारीख भी सेम है, लेकिन दिन अलग अलग हैं। आयशा फातिमा के कार्ड में 25 अप्रैल दिन मंगलवार लिखा है, जबकि आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड में 25 अप्रैल दिन गुरुवार लिखा है। सही यह है कि 25 अप्रैल को दिन मंगलवार ही था। देवास वाली आयशा के एडमिट कार्ड पर इंटरव्यू का समय दोपहर 1 बजे का है, लेकिन अलीराजपुर वाली आयशा के कार्ड पर लिखा तो दोपहर ही है, लेकिन समय रात के 1 बजे का है। दोनों के एडमिट कार्ड बेहद अलग थे और ऐसी गलतियों के आधार पर देवास वाली आयशा फातिमा का दावा मजबूत दिखा। हालांकि इस विवाद से पहले जब परीक्षा के नतीजे सामने आए तो दोनों आयशा के घर में जश्न मनाया जाने लगा, लेकिन एक ही रैंक पर 2 कैंडिडेट का नाम आने से यूपीएससी के रिजल्ट पर सवाल जरूर उठने लगे। देवास की आयशा फातिमा के परिवार वालों का कहना है कि देश की इतनी बड़ी परीक्षा में इस तरह की गलती नहीं हो सकती और इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे एहसास होता है कि उसके साथ छल कपट हो रहा है या कोई गुमराह कर रहा है, तो यूपीएससी का दुरुपयोग इस लेटर के माध्यम से वो कर रहा है। आयशा फातिमा भी अपनी सफलता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। रोल नंबर रिमेन्स दी सेम अक्रॉस प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो जो भी होगा उसके आगे अगर हमें कुछ स्टेप लेना हुआ तो वी विल लुक इनटू इट। दोनों ही आयशा ने ये दावा किया है कि उनके पास यूपीएससी की तरफ से एक ईमेल भी आया था, जिसमें एक ही नाम के 3 कैंडिडेट्स होने की वजह से नाम बदलने की बात लिखी थी। मामला तूल पकड़ता देख यूपीएससी ने जांच कर इस कंफ्यूजन को दूर करने की बात कही है। गाजियाबाद के एक मॉल में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। यहां स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस को कई दिनों से मिल रही थी। और जब पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने यहां छापा मारा तो स्पा सेंटर के अंदर का नजारा देखकर पुलिस की आंखें फटी रह गई। यहां इतनी बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां संदिग्ध हालत में मिले कि उन्हें थाने ले जाने के लिए पुलिस को बस बुलानी पड़ी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 60 लड़कियों और 39 लड़कों को हिरासत में लिया और इनके पास से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। जो विक्टिम्स हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस देह व्यापार के धंधे में जबरदस्ती धकेल दिया गया है, इन विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया है। इन विक्टिम्स को
पूछताछ के पश्चात उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पकड़े गए सभी युवक युवती गाजियाबाद, नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक जब कस्टमर यहां स्पा कराने आते थे तभी उन्हें सेक्स रैकेट का ऑफर दिया जाता था। सूचना ये भी है कि 60 लड़कियों में से कुछ विदेशी लड़कियां भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर जिस्म फरोशी का ये धंधा कब से चल रहा था और इसका मास्टरमाइंड कौन है। Zee News।